हाय सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है गंदे पानी का निकास और निस्तारण, यानी रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब पानी का उपयोग करते हैं, विशेषकर तौर पर जब हम नहाने धोने में, शौचालयों में, स्नानागार में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में आदि, तो वह पानी गंदा हो जाता है या दूषित हो जाता है, जिसको हम पीने के पानी में के काम में नहीं ले सकते, पीने के काम में नहीं ले सकते। तो आज हम बात करेंगे गंदे पानी का निकास और निस्तारण किस प्रकार किया जाए। तो कुछ बिंदु मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इसके अलावा भी बहुत से बिंदु हो सकते हैं जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे गांव में। तो गांव में आपने देखा होगा कि लोग बर्तन आदि धोने के लिए राख का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर विम बार या साबुन या पाउडर, वॉशिंग पाउडर आदि का प्रयोग वो लोग नहीं करते, बल्कि राख आदि का प्रयोग करते हैं। तो जब हम राख का प्रयोग बर्तन मांजने को करते हैं, तो उसको जब हम उन बर्तनों को जब हम धोते हैं, तो उस पानी का उपयोग हम किचन गार्डन में कर सकते हैं। यानी हम उसका निकास इस प्रकार से रखें कि वो हमारे किचन गार्डन में हो। अब किचन गार्डन गांव में कैसे होगा? तो किचन गार्डन जो है वो एक छोटा सा स्थान है, आपके घर के बाहर हम उसको तय करते हैं, छोटी सी बाउंड्री लगा करके आप वहाँ पर मिट्टी में आप अपने जो घरेलू सब्जियाँ हैं, कुछ टमाटर है, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, मिर्ची है, पालक है, ये आप उसमें उगा सकते हैं। और जब हम इस राख वाले पानी का प्रयोग हम किचन गार्डन में करते हैं, तो उससे आपको सब्जियाँ अच्छी और ज़्यादा संख्या में और ताज़ी और प्रदूषण रहित मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस पानी का प्रयोग हम किचन गार्डन में कर सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं हैंडपंप और सार्वजनिक नलों की। तो जहाँ पर नल व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पर लोग हैंडपंप और सार्वजनिक नलों का प्रयोग नहाने धोने आदि में करते हैं। तो वहाँ पर हम इस गंदे पानी के निकास और निस्तारण के लिए उससे हैंडपंप या सार्वजनिक नलों से कुछ दूर गड्ढे खोद सकते हैं, जिसको हम सोक पिट भी कहते हैं, और उसमें छोटी सी नाली के साथ में उसका संपर्क करवा सकते हैं, ताकि जो भी उपयोग में लिया गया व्यर्थ पानी है वो उन गड्ढों में जाकर इकट्ठा हो जाए। उससे उसमें जितना भी सॉलिड होता है, जो ठोस पदार्थ है, वो जाकर के ज़मीन में सोख लिए जाते हैं, और जो पानी है वो पशु पक्षियों के लिए पेयजल के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है कि आपने नल चलाया, आपने मटका भरा, दूसरा आपने कुछ रखा, उसके बीच में जितना भी पानी गिरेगा वो जाकर भी इन गड्ढों में एकत्रित हो जाएगा, और पशु पक्षियों के लिए पेयजल का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है कि गटर और सेप्टिक टैंक की व्यवस्था, यानी हर घर के अंदर, क्योंकि आजकल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, केंद्र सरकार का भी ये प्लान है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। खुले में शौच हमारे यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो यदि हम घर में शौचालयों का निर्माण करते हैं, तो उसके साथ साथ गटर या सेप्टिक टैंक की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। ये गटर और सेप्टिक टैंक की दीवारें पक्की होनी चाहिए, यानी सीमेंटेड होनी चाहिए। अन्यथा कई बार क्या होता है कि व्यर्थ पदार्थ तो उसके अंदर जा ही रहे हैं, गंदगी सारी उन गड्ढों में जा रही है, लेकिन अगर उनमें कहीं से भी लीकेज है तो वो पानी के जो अपना जो पेयजल है उसकी लाइन में जाकर मिल जाता है, और जो अपने टैंक लगा रखा है उसके अंदर जाकर के वो पानी मिल करके उसको भी दूषित कर सकता है। तो पक्के सेप्टिक टैंक की व्यवस्था हर घर में की जानी चाहिए। ये इस तरह से भी हम उसका निस्तारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से घरों के बाहर जो नाली निर्माण किया जाना चाहिए, जिसका निकास गंदे पानी के नाले में किया जाए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर से तो पानी निकाल दिया, अपने घर के बाहर तो नाली खोद दी, लेकिन वो अगर जाकर के वो सड़कों पे फैल जाए या आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए, वहाँ पर वायु को भी दूषित करे और ज़मीन को भी दूषित करे और गंदगी बदबू फैलाए। तो इस तरह प्रकार से नहीं होना चाहिए, बल्कि पक्की नालियों का निर्माण करते हुए उनका सबका निकास एक मेन नाली के अंदर किया जाना चाहिए, और उसका नाले के अंदर और उस नाले का शहर से बाहर निकास होना चाहिए। इन्हीं नालों के पानी का शहर से बाहर दूर उपचारित उसको किया जाकर जल और ठोस पदार्थ को अलग कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जल को हम उपचारित करने के बाद में रीयूज़ भी कर सकते हैं, यानी सिंचाई में हम उसको काम में ले सकते हैं, या अन्य
कार्यों के अंदर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं पेयजल के अलावा। और जो ठोस पदार्थ हैं उनसे हम खाद आदि का निर्माण कर सकते हैं। और क्योंकि बायो खाद होती है, जैविक खाद होती है, तो ये निश्चित रूप से आपकी फसलों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये जो गंदे पानी के नाले हैं इनके अंदर लोगों ने खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें खाद तो होती है लेकिन उसके अंदर बहुत से कीटाणु बैक्टीरियाज बहुत सारे होते हैं। और यदि हम इसके अंदर खेती करते हैं तो उस सब्जियों को या उस फसल को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए कि नालों के पानी को शहर से बाहर दूर ले जाकर, यानी उनका निकास इस प्रकार से हो कि वो शहर के बाहर जाकर उसका निस्तारण हो, उसका ट्रीटमेंट हो और फिर उसमें जल और ठोस पदार्थ को अलग कर दिया जाए। और जो चीज़ रीयूज़ की है उसको रीयूज़ कर लें और जो ठोस पदार्थ है उसको अलग करके उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो एक सबसे बड़ी समस्या है पेयजल को दूषित करने की, वो है फैक्ट्रियों से निकला हुआ दूषित जल। तो सबसे पहला तो इसमें ये होना चाहिए कि इन सब के दूषित जल को पेयजल के स्रोत में न छोड़ें, यानी किसी भी कुएं, तालाब, झील या नहर, नदी आदि में इनका दूषित जल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जबकि होता इसका जस्ट विपरीत है। ये लोग फैक्ट्री वाले सोचते हैं कि भाई कम खर्च में काम चल जाएगा, आपको कुछ भी कंस्ट्रक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है और हम सारा कचरा इन स्रोतों में छोड़ दें तो हमारे यहाँ से तो गंदगी निकल जाएगी, बह करके दूर चली जाएगी। लेकिन वो अल्टीमेटली प्रभावित किसको कर रही है? हम जनता को, जो उस जल का प्रयोग पीने या अन्य कामों के लिए कर रहे हैं। तो इनको रोका जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसे भी वहीं पर फैक्ट्री में ही उसको उपचारित करके, ट्रीटमेंट करके उसका रीयूज़ करें। अगर निर्माण में उसको रीयूज़ किया जा सकता है तो उसको वहीं पर ट्रीट करके और रीयूज़ कर लें और ठोस कचरे का अलग से निस्तारण कर दें। और सेम प्रोसेस है जो अपन ने ऊपर बात कही, वही यहाँ पर भी हम कहेंगे कि उसको रीयूज़ करके ठोस और द्रव को अलग करके और रीयूज़ करने में रिसाइकल उसको करें। इसके अलावा एक और ये है कि पेयजल पाइप व्यवस्था दुरुस्त रखें, क्योंकि जो जल का स्रोत है, पेयजल का स्रोत है, वो काफ़ी दूर बना हुआ होता है घरों से और बहुत दूर दूर तक इन्होंने पाइपलाइंस बिछा रखी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पाइप की क्वालिटी की वजह से या उनके पुराने होने की वजह से वो कई बार टूट जाते हैं, लीक कर जाते हैं और जाकर के सीवरेज लाइन से मिल जाते हैं, यानी जहाँ से जो हमारी गटर लाइन जा रही है पूरे शहर की, उससे वो मिक्स हो जाता है और पानी इधर का उधर होकर के जो हमारा पेयजल है वो भी दूषित हो जाता है। तो हमारी पेयजल पाइप व्यवस्था दुरुस्त रखें कि उसमें किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं हो, समय समय पर उसका चेक करते रहें, उसमें लीकेज हो तो उसको दुरुस्त करें और पाइप भी इस तरह के हों कि वो लंबे समय तक कार्य दे सकें। इसी जो ये पाइपलाइन व्यवस्था है इसको सीवरेज लाइन से दूर ही रखना चाहिए और आपस में इनको मिलने न दें या पास पास न बनाएं, ताकि कोई सी भी लाइन अगर लीकेज होती है तो एक दूसरे में ना मिले, बल्कि ज़मीन के अंदर ही वो पानी निस्तारित हो जाए। इसी प्रकार से सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालयों में जो गंदा पानी या गंदगी है उसके निस्तारण की सही व्यवस्था हो। आपने देखा होगा बस स्टैंड पर भी इस तरह के मूत्रालय या शौचालय बना दिए जाते हैं और उसके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ कोई गटर नहीं होता, कोई टैंक नहीं होता, बल्कि गंदगी सारी बह करके सड़कों पर आ जाती है। तो वायु को भी प्रदूषित करती है और ज़मीन को भी प्रदूषित करती है, बदबू वहाँ पर हो जाती है, बैक्टीरियाज पनप जाते हैं और बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। तो ये जितने भी सार्वजनिक शौचालय या मूत्रालय हैं उनमें गंदे पानी और गंदगी निस्तारण की सही व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक इसका तरीका ये है कि शहरों में अंडरग्राउंड नालियों का जाल बिछा देना चाहिए। यानी नालियाँ तो होती हैं लेकिन क्या होता है, एक जगह पर जाकर के वो नालियाँ रुक जाती हैं। तो आपने अपने घर के बाहर बना दी, आपकी कॉलोनी तक बन गई, कॉलोनी से जब आप दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर उन नालियों का कोई निकासी व्यवस्था नहीं है। तो अगेन किसी न किसी स्थान पर जाकर के ये जो नालियाँ हैं वो गंदगी फैलाने लग जाती हैं और वहाँ का जो सारा पानी वो सड़कों पर आ जाता है और आपको वहाँ पर जाने में भी हिचकिचाहट होती है, पूरा वातावरण दूषित हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है और अगर वहाँ पर कहीं आसपास के पेयजल का स्रोत है तो वो भी निश्चित रूप से प्रभावित होता है और हमारे को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता। उपाय हैं जिनके माध्यम से हम इस गंदे पानी का निकास और निस्तारण कर सकते हैं और इनमें सबसे बेस्ट यही है कि हम ये जितना भी पानी है इसको हम रीयूज़ करें। जैसे जापान का मैं आपको उदाहरण दूंगी तो उसमें जैसे क्या हुआ था कि जो शौचालयों में जो पानी उपयोग करते हैं तो उसी में उसके ऊपर वो वॉश बेसिन बना देते हैं।
यानी कि आप शौच के बाद में जब हाथ धोते हैं तो आप हाथ धोने वाले पानी को तो हम गटर में यूज़ कर ही सकते हैं या कमोड साफ़ करने में कर ही सकते हैं, तो उसके ऊपर ही वो वॉश बेसिन लगा रहता है और वही जब आप हाथ धोते हैं तो वो पानी सारा उसके टैंक में आ जाता है और जब कोई शौचालय का उपयोग करता है तो वही पानी फ्लश होकर के उस कमोड को साफ़ कर देता है। तो कम पानी के अंदर सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी है। इसी प्रकार से हम भी इस तरह के उपाय कर सकते हैं कि जिसमें हम पानी को रीयूज़ करने का प्रयास करें, चाहे उसको हमको उपचारित करना पड़े तो उपचारित करने के बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे क्लोरीन ऐड करते, जो आपके यहाँ पर पेयजल आता है, जो सार्वजनिक पेयजल है टंकियों से या जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आता है, उसके अंदर भी उसको क्लोरीनेटेड वाटर होता है, उसके अंदर क्लोरीन से उसको ट्रीटमेंट करके उसमें से बैक्टीरियाज, गंदे जो विषैले हैं या जो हानिकारक बैक्टीरियाज और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। कुछ इसके अंदर ऐसा भी है कि हम उसका पानी को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण की विधियाँ अलग हैं, तो वो आप नेक्स्ट अपन चैप्टर में करेंगे। तो उसमें जैसे घरेलू स्तर पर है या व्यावसायिक स्तर पर है या बड़े स्तर पर हम किस प्रकार से पानी का शुद्धिकरण करते हैं। तो शुद्धिकरण इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिमूवल एंड डिस्पोजल। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ रिमूवल एंड डिस्पोजल की। तो यहाँ पर हम गंदे पानी को जितने भी मैंने उपाय आपको ऊपर बताए इनके माध्यम से हम उनका निकास और निस्तारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुद्धिकरण की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।